हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी करेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। देखिए, जो ये हमारा टॉपिक है दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। इस टॉपिक को आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को पता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, आपको जो पता है उसी बेसिस पे हम आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे जहां पे भी आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अकेले रूम में बैठे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप जोर जोर से बोलकर पढ़ना ये टॉपिक, सो दैट आपको याद हो जाए क्लास में ही। ठीक है, और दूसरा, अगर आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आराम से पेज और पेन लीजिए। जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, वो आप लिखिए, सो दैट आपको पता चले कि आपको आता है। ठीक है, तो इस सेशन को इंटरेक्टिव रखना सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके आज की क्लास से। प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? हमें पॉवर्टी दिखाई देती है। ठीक है, आप लोग अगर सब डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करूं, मैं किसी से भी पूछूं, वो क्या बोलेगा? डेवलपिंग इकोनॉमी में हमें क्या दिखाई देता है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे क्या है? गरीब है, पॉवर्टी है यहाँ पे। तो पॉवर्टी के लिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को मैं आपको एक रॉ डायग्राम से समझाऊंगी इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो हमने क्या बोला? यहाँ पे लोग क्या है? गरीब है। अब विशेष को छोड़ दीजिए, सर्कल मतलब एक पूरा सर्कल चल रहा है पॉवर्टी का। तो यहाँ पे इस विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को आप कैसे दिखाएंगे? आप बोलेंगे इन इकोनॉमीज में लो इनकम है, क्योंकि गरीब है लोग। जब लोग ही गरीब है तो उनकी इनकम क्या होगी? हाई होगी, लो होगी? लो इनकम। अब इनकम क्या होती है हमारी? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। मतलब इनकम अगर कम है, क्या उस कम इनकम में से आप ज्यादा सेव करेंगे या कम सेव करेंगे? आप कम सेव करेंगे, मतलब लो सेविंग्स होगा। लो सेविंग्स होगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा, बिकॉज एस इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट अगर लो है तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमें बताता है अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर फिर से हम लो इनकम में आएंगे। तो यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब क्या है कि हमने लो इनकम से स्टार्ट किया, हम वापस से घूम फिर के कहाँ आ गए? उसी लो इनकम लेवल पे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्या देखा? लो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। आप ये वाली डायग्राम बना देना, इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आप बनाना एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर फोर्सेस which tend to act and react upon one another in such a way as to keep a poor country in a state of poverty। जब पुअर कंट्री की बात की, दिमाग में क्या आना चाहिए? लो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी की बात की। क्लियर? तो ये आप लोगों को बनाना है यहाँ पे। नंबर टू, हम यहाँ पे बात करते हैं लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कैपिटल क्या होता है? अगर मैं आपसे कैपिटल की बात करूं, कैपिटल से आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा? आपके दिमाग में मशीनरी आ रही होगी। कैपिटल से आपके दिमाग में मशीनरी आ रही होगी। अब आपके पास पैसा अगर कम है, ठीक है, वाई आपके पास कम है, इनकम आपकी कम है, तो क्या आप ये मशीन्स खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। इसका मतलब अगर आप मशीन्स खरीदोगे भी तो बहुत कम मशीन्स खरीदोगे जो आप एफोर्ड कर पाओगे। इसका मतलब वाई कम है तो लो लेवल ऑफ मशीनरी होगी इकोनॉमी में। लो लेवल ऑफ मशीनरी का मतलब क्या है? आपके पास कैपिटल कम होगा, लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर मेरे पास पैसा ही कम है तो क्या मैं ज्यादा मशीन खरीद पाऊंगा या खरीद पाऊंगी? नहीं। हमारे पास अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर मशीनरी भी क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल कोट करूं, आपके पास एक एग्रीकल्चर फार्म है। ठीक है, और वो जो एग्रीकल्चर एरिया है आपके पास, वो लेट से हमारे पास 1 हेक्टर का एरिया है।
लेकिन आपके सराउंडिंग में एक और पर्सन है, उसके पास जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो एक कैनाल का एरिया है। तो मुझे बताइए अमीर कौन होगा आप में से? एक कैनाल वाला। तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर, जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड 1 हेक्टेयर एरिया की है, वो क्या करेगा? वो हो सकता है वो मैनुअल लेबर के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो फैमिली लेबर के ऊपर डिपेंडेंट हो। लेकिन यहाँ पे ये जो एक कैनाल वाला पर्सन है वो क्या कर सकता है? वो यहाँ पे क्या कर सकता है? वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है, किस पे? ट्रैक्टर्स यूज कर सकता है। बाय बिकॉज एक केनाल एग्रीकल्चरल लैंड से उसकी इनकम बढ़ेगी। तो याद रखना, हम ट्रैक्टर लेंगे। ट्रैक्टर इज व्हाट? ट्रैक्टर इज मशीन इन दिस केस। ठीक है, हम मशीन पे इन्वेस्ट करेंगे, हमारा कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। और जब हमने बोला कि हमारे यहाँ पे इनकम ही लोगों की कम है, अगर इनकम ही कम होगी तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो रीड इट। In an underdeveloped economy, the masses are poor and they are mostly illiterate and unskilled. Use outmoded capital equipment and methods of production. They practice subsistence farming, lack mobility, and have little connection with the market sector of the economy. Their marginal productivity is extremely low. Low productivity leads to low real income, low saving, low investment, and to a low rate of capital formation. Clear? Even the rich man also use their income to purchase property, gold, etc., and thereby restricting capital formation. Clear? यहाँ पे और मैं हाँ ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या बोला? मेजोरिटी ऑफ द पीपल के पास पैसा है ही नहीं। जिनके पास है, जो रिच क्लास है, वो क्या करती है? वो कैपिटल पे नहीं पैसा डाल रही। ठीक है, उनका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? गोल्ड खरीदने में जा रहा है, रियल एस्टेट में जा रहा है, एंड सो ऑन। मतलब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वो लोग पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी दैट्स वाई जब भी हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो इन दीज इकोनॉमीज वी हैव लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? अब यहाँ पे तीसरी पॉइंट की बात करें, जब भी आप डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो वो ओवरली डिपेंडेंट है किसमें? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है रादर देन हमारा सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। हमारा जो ओवरऑल डिपेंडेंस है वो किस पे है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन एज कंपेयर टू दिस, अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड को देखेंगे तो डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर ज्यादा डिपेंडेंस आपको कहाँ पे दिखाई देगी? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सर्विसेज के अंदर दिखाई देगी, बट नॉट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर देयर लाइवलीहुड, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इनफैक्ट जब मैं आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस करूंगी तो हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, आप में से काफी लोगों को पता भी होगा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जिनको नहीं भी पता उनको बता दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? एक फैमिली में के पास जो लैंड है, लेट से उसमें 3 लोग ही काम करने के लिए चाहिए, लेकिन घर के अंदर है 7 लोग। तो 7 में से जो बचे 4 लोग, प्रैक्टिकली उनको क्या करना चाहिए था? उनको घर के बाहर जाकर सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं और जाकर काम करना चाहिए। ठीक है, उस लैंड के ऊपर, उस लैंड की कैपेसिटी है कि 3 लोग ही वहां पे चाहिए एज वर्कर्स, हमें 3 लोग ही चाहिए। लेकिन उस लैंड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 7 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 लोग हैं ये क्या है? एक्स्ट्रा लेबर, जो कोई भी मार्जिन प्रोडक्ट नहीं अर्न करके दे रहा। ठीक है, आई होप आपको मार्जिन प्रोडक्ट के बारे में अभी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम नहीं जनरेट करके दे रहा ये जो 4 एक्स्ट्रा लेबर्स है हमारे पास इस लैंड के ऊपर। तो ये जो 4 लेबर्स हैं हम इनको क्या कहेंगे? दीज एक्स्ट्रा लेबर्स आर नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन डिटेल मैं आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिस्कस करूंगी, अभी आपको ये समझना इंपॉर्टेंट था, समझा लिया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कॉन्स्ट्रेंट की बात करें, मैंने क्या बोला कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर जो मेजॉरिटी वर्क फोर्स है वो किस पे है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम कर रही है।
तो यहाँ पे इन इकोनॉमीज में हमें एग्रीकल्चर एज अ कॉन्स्ट्रेंट दिखाई देता है। पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं, इनफैक्ट वो लोग साइंस एंड टेक को नहीं यूज कर रहे। वहां पे जो भी प्रिवेलेंट कस्टम्स है उस एरिया के अंदर, उसी के बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। और काफी बार क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रॉप फेलियर्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अगर क्रॉप फेलियर होगा तो एग्रीकल्चर आउटपुट फॉल करेगा, और एग्रीकल्चर आउटपुट फॉल करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अल्टीमेटली फॉल करेगी। ठीक है, एग्रीकल्चरल आउटपुट फॉल करेगा और अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ विल फॉल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा हमारा प्रोसेस रहता है यहाँ पे। अब इसको रीड कर लीजिए। In underdeveloped economies, majority of the population depend on agriculture and agricultural practices are controlled by custom and tradition in these countries. Due to the prevalent custom, the villagers are reluctant to use science and tech to increase productivity in their farm. अब यहाँ पे क्या लिखा कि वो अडॉप्ट नहीं करते साइंस एंड टेक। इनफैक्ट अगर आपने इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया में आपको पता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था, ह, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज क्वाइट लो। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दिया। ठीक है, और हर जगह जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट नहीं किया गया, वो एरिया जो थे वो एरिया पिछड़ गए और बाकी एरियाज इंप्रूव करने लगे। वो अलग बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन काफी जगहों पे ये होता है कि साइंस एंड टेक को लेकर बहुत लोग रिलक्टेंट होते हैं। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते कि आप साइंस एंड टेक अडॉप्ट करो बिकॉज ऑफ देयर प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस, देयर प्रिवेलेंट कस्टम्स। ठीक है, अगर आप साइंस एंड टेक को यूज नहीं करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन लाइक टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, लो रहेगी। आप उसी लैंड पे कम ही चीजें उगा पाओगे। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो होने का मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट लो है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें लो दिखाई देगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपसे कोई पूछे इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज व्हाई एग्रीकल्चर सॉरी व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वाइट लो, तो वन ऑफ द रीजंस क्या है, एग्रीकल्चरल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, इनफैक्ट जब आपका पेपर आएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर का भी पेपर आना है, ठीक है, जो अगस्त में हो रहा है, तो उसमें अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई क्वेश्चन आ जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज आपको लिखना है, तो वन ऑफ द रीजन आप यहाँ से दे सकते हैं एग्रीकल्चरल कॉन्स्ट्रेंट को लेकर। क्लियर? अब यहाँ पे फोर्थ की बात करें, अगर अब इन इकोनॉमीज में मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर 7 लोग हैं, 7 में से 3 की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड में हमें 3 ही लोग चाहिए। अब यहाँ पे कितने लोग बच गए, 4 लोग बच गए। अब 4 लोग क्या कर सकते हैं, 4 people कैन गो टू अदर एरियाज। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं, सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, बट यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम आती है। ये 4 लोग अगर मार्केट में जाएंगे जॉब ढूंढने, ये क्या रह जाएंगे, ये अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। क्यों ये लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, बिकॉज अगर हम इन डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, तो इन डेवलपिंग इकोनॉमीज में हमें क्या दिखाई देता है, इन डेवलपिंग इकोनॉमीज में हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है स्किल्स की। यहाँ पे प्रॉपर स्किल सेट ही नहीं है लोगों के पास। इनफैक्ट जो लोग ग्रेजुएट्स भी हैं उनके पास भी स्किल्स नहीं है एज कंपेयर टू द जॉब अवेलेबिलिटी। उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो उस जॉब अवेलेबिलिटी को मैच करें, तो इनके पास स्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है, अनस्किल्ड पीपल की प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। हम क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। क्लियर? तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं, आपने एग्रीकल्चर कॉन्स्ट्रेंट दिमाग में आएगा, वहां से आप एकदम से बोलेंगे हाँ एग्रीकल्चर कॉन्स्ट्रेंट तो दिखाई दिया, अब 4 लोगों को हम कहीं और लगाएंगे। लेकिन जब आप 4 लोगों को काम दिलाने मार्केट के अंदर जाओगे, आपको पता चलेगा कि वो तो अनस्किल्ड पीपल हैं, कहाँ पे एब्सॉर्ब करोगे आप उन। ठीक है, बेटर जॉब नहीं मिलेगी और वो वापस से शिफ्ट होके कहाँ चल जाएंगे, अपने एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे।
क्लियर। नंबर 5 इज द फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट। अगर हम इन इकोनॉमीज की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो डेवलपिंग इकोनॉमीज में हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, exporters of agricultural products, but importer of what? Importer of manufactured products. अब यहाँ पे जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके रेट्स एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स से कम होते हैं। तो प्राइसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कम है, इसका मतलब अगर प्राइस कम है तो जो पैसा वो अंदर लेकर आ रहे हैं विद इन द कंट्री वो क्या होगा, लो। तो यहाँ पे हमारे पास बाहर से जो पैसा अंदर आ रहा है वो क्या होने वाला है, वो कम होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज विल बी लेस, लो फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन उसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, इंपोर्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करें तो हम एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं बाहर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का प्राइस ज्यादा होता है। तो हमारी कंट्री से बाहर क्या जा रहा है, प्राइसेस ज्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारी कंट्री के अंदर पैसा कम आया लेकिन बाहर ज्यादा गया। तो नेट पैसा कहाँ से ज्यादा गया, हमारी कंट्री से बाहर पैसा ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारी कंट्री में आ कम रहा है, हमारी कंट्री से ज्यादा बाहर जा रहा है, तो हमारी कंट्री में एट लास्ट प्रॉब्लम आ जाएगी किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। हमारी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज की अगर मैं एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करूं तो वहां पे हर कंट्री में आपको क्या दिखाई देगा कि फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट होगा, इन कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम दिखाई देगा आपको। क्लियर, प्लीज रीड इट। These economies majorly export agricultural goods and import manufactured goods. अभी मैंने आपको बताया, इनफैक्ट जब हम नॉर्मली भी बात करते हैं तब भी आप बोलेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्सपोर्ट कर रही है, इन कंट्रीज से बाहर जा रहा है एग्रीकल्चरल गुड, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर क्या आ रहा है, इन कंट्रीज के अंदर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग गुड। क्लियर, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, द प्राइसेस ऑफ देयर एक्सपोर्ट जनरली फ्लक्चुएट। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं बेस्ड ऑन द वेरियस कंडीशन। इनफैक्ट अगर आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को छोड़ दीजिए, आप मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, ठीक है, आज प्राइस कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। यू नेवर नो कि कल क्या प्राइस होने वाला है, आपको नहीं पता। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएट करती है। लेकिन एज कंपेयर टू दीज गुड्स आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में इतनी फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, मेकिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अनस्टेबल, दिस मेक्स इट्स डिफिकल्ट टू प्लान फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। Also, these underdeveloped economies may take on foreign debt to finance development projects. ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे एक तो हमारी कंट्री में पैसा बाहर क्यों ज्यादा जा रहा है, बिकॉज हमारा जो इंपोर्ट है उसके प्राइसेस ज्यादा है, प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होता है, फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हमें दिखाई देता है। प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फॉरेन डेट ले रहे हैं। मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको ये समझाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसको नहीं पता आप जाकर देख लेना। तो फॉरेन डेट के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो फॉरेन डेट का प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें पे करना ही है, बट अदर देन दैट हमें क्या देना पड़ रहा है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हमारा इंटरेस्ट की फॉर्म में भी हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट की फॉर्म में भी हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे ये मैंने इसी चीज पे बात की है। क्लियर, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। आप जोर जोर से बोलिए, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज में नंबर 1, आपको प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज अगर आ जाए आप क्या लिखेंगे, विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशस साइकिल या सर्कल ऑफ पॉवर्टी। रफ डायग्राम याद है, बनानी है वो डायग्राम, ठीक है। नंबर 2, आपको प्रॉब्लम्स क्या दिखाई देती है, एग्रीकल्चर कॉन्स्ट्रेंट।
ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखाई देती है। नंबर 3, अगर हम इन इकोनॉमीज की बात करें, हमें क्या दिखाई दिया? एग्रीकल्चर में लेबर तो था, लेकिन वो लेबर हम बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। क्यों? बिकॉज ये जो लेबर है वो अनस्किल्ड है, मतलब अनस्किल्ड लेबर, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। नंबर 4, हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? फॉरेन करेंसी कॉन्स्ट्रेंट, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट। फिर हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी? अब इन पॉइंट्स पे सोचिए। नंबर 5, हमें क्या दिखाई दे रहा था? बिकॉज इनकम लो है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा था इन इकोनॉमीज में। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा था इन इकोनॉमीज में। क्लियर? ठीक है, तो यही पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे इन द टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो जोर जोर से बोलिए मेरे साथ। नंबर 1, vicious circle of poverty. Number 2, agricultural constraint. Number 3, human resource constraint. Number 4, foreign exchange constraint. Number 5 is the low level of या low rate of capital formation. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। इसके अलावा आप खुद से सोचिए जो पॉइंट आपको याद आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करिए। और साथ ही इस वीडियो का लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को ज्वाइन करिए, सो दैट कोई भी नया लेक्चर आता है उसकी आपको टाइमली अपडेट मिले। और यहाँ पे हम, अगर मेरे को आपके साथ कोई डिस्कस करना होगा जो फर्दर 1 या 1.5 महीने में, आई एम प्लानिंग कि आपके साथ मैं डाउट सेशंस लूंगी, तो वो भी मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जूम क्लासेस के थ्रू होगा। ठीक है, तो आप लोग वो ज्वाइन करिए, सो दैट आपको कोई भी क्लास आती है मेरी, कोई भी लाइव डिस्कशन होगी फ्यूचर में, तो आप उस चीज को मिस ना करें। अब हम लोग बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब देखिए, हमने प्रॉब्लम्स देख ली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बोले कि हमारी इकोनॉमी जो है वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। नंबर 1, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी है, पॉवर्टी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम, पीछे का बैकग्राउंड क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें तो इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आपको मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंस दिखेगी, आपको सर्विसेज पे डिपेंडेंस दिखेगी, बट इन आवर कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग वर्ल्ड में आपको क्या हाँ दिख रही है? हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, underdeveloped economies tend to rely heavily on agriculture sector. In these countries, nearly 61% of the labor force still relies on agriculture. Number 2, low per capita income and widespread poverty. ठीक है, people in underdeveloped economies generally have a low standard of living, meaning they have less money to spend on basic necessities and comfort. In these countries, due to high population pressure, the per capita income is generally low. ठीक है, आप लोग, आपको दिखाई दे रहा है वही आपको लिखना है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रोड के बारे में लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिख सकते हैं, पावर स्टेशन के बारे में लिख सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर के बारे में लिख सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में लिखिए। क्लियर? तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या जो रोड्स आपको यूरोप में या जो रोड्स आपको यूएस में मिल रही है, क्या सेम रोड्स आपको इंडिया के अंदर मिल रही है और बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड में मिल रही है? नहीं। तो थर्ड पॉइंट में आप क्लियरली लिखेंगे, इन कंट्रीज में आप क्या देख रहे हैं? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफन हैव पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, communication network and power grids. This can hinder economic growth by making it difficult to transport goods and services, communicate with business and customer, and access reliable power. और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिटरेसी रेट क्या चल रहा है इस समय इंडिया का और जेएनके का। ठीक है, एक लिटरेसी रेट आप इंडिया का बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में,
और अपनी स्टेट का लिटरेसी रेट बताओ। ठीक है, जो जेएनके से बिलोंग करते हैं वो जेएनके का लिटरेसी रेट बताइए, जो किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपनी स्टेट का लिटरेसी रेट बताइए। अब यहाँ पे जब आप लिटरेसी रेट को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन कंट्रीज के अंदर, ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, काफी सारी और भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है और ह्यूमन कैपिटल। बाय ह्यूमन कैपिटल वी मीन स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कफोर्स। People in underdeveloped economies may have limited access to education and training, which can lead to a lack of skilled workers. This can make it difficult for businesses to innovate and compete in the global workforce. नंबर 5, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आप लोगों को मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर थियरीज भी पढ़ाई हैं। ठीक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, माल्थस की थियरी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड थियरी डिस्कस की थी। ठीक है, वो आप लोग देखिए जाकर। Underdeveloped economies often have high birth rate and low death rate, which can lead to rapid population growth. This can put a strain on resources and make it difficult for government to provide basic services to their citizens. Or last दो point, limited access to healthcare. People in underdeveloped countries may have limited access to healthcare, which can lead to high rates of infant mortality and other health problems. This can further hinder economic growth by reducing the productivity of the workforce. और लास्ट, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। अभी हमने प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या देखा कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट की आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो उसी से लिंक करते हुए हम लोगों ने क्या लिखा, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास अपना तो फॉरेन एड, फॉरेन इनकम आप अर्न कर नहीं रहे, तो आप लोग क्या करेंगे, आप डिपेंड करेंगे बाहर की कंट्रीज में फॉर एड कि वो आपको पैसा प्रोवाइड करे। क्लियर? यहाँ तक समझ आया सबको? आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्लास खत्म करती हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक था ये हमारा बहुत बेसिक सा टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति उसको भी ज्वाइन करिए, सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।